हेलो एवरीवन, आपका ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपन बेसिसिटी ऑफ एमीन या एमीन का जो सारे क्रम होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है जीओसी। और जीओसी में अपन ने बहुत सारी चीज़ें को पढ़ लिया है, जैसे कि मान लो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके बाद में हाइपर कंजुगेशन और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इनसे रिलेटेड अपन ने कुछ प्रॉब्लम भी सोल्व कर लिया गया है या कर लिए। आज अपन जो देखने वाले हैं वो है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है ये सामर्थ्य किसकी? एमीन्स की। एमीन्स की जो एमीन होते हैं उनकी अपन को सारे सामर्थ्य निकालनी है कि एमीन जो अपने पास होंगे उनमें सबसे ज्यादा सारे सामर्थ्य कौन रखता है। तो यहाँ पे अपने पास ये कुछ एमीन दे रखी है, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 टाइप्स की एमीन दे रखी है। तो अब यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन 1 डिग्री एमीन, और इसको अपन क्या बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, और इसको अपन क्या बोलते हैं 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। अब 3 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री क्यों बोलते हैं, इस चीज को जानेगा कि ये यहाँ पे अपने पास जो R समूह लगा हुआ है, अपने पास जो R समूह लगा हुआ है ये अपने पास एल्किल ग्रुप होता है। ये अपने पास एल्किल ग्रुप होता है, या फिर इसको एल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। और इसके पास होता है कार्बन, इसके पास क्या होता है कार्बन अटैच होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको 1 डिग्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अपन इसको लिखते हैं और नाइट्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो ये जो नाइट्रोजन है सिर्फ एक कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, अगर बीच वाला नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अपन उसको नाम देते हैं 1 डिग्री। और इसमें देखेगा दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और बीच वाला जो नाइट्रोजन होगा वो किससे जुड़ा रहेगा, वो जुड़ा रहेगा इस तरीके से RNH और ये R। तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कितना डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो बीच वाला जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे R, ये R और ये अपने पास R। यहाँ पे इस कार्बन एल्किल ग्रुप मानेंगे, 3 कार्बन होंगे, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अपने पास 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन 3rd डिग्री एमीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको 1 डिग्री एमीन बोलेंगे, यहाँ पे 2 डिग्री एमीन बोलेंगे, और यहाँ पे 3rd डिग्री एमीन बोलेंगे। इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप से अपन यहाँ पे जो बोलते हैं वो कार्बोकेटाइन जो बोलते हैं आगे, या कार्बेनाइन होते हैं, उनको भी इससे बोला जाता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा इस तरह से कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन है CH3 है, ये यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, और अगर मेरे पास यहाँ पे CH3 और ये H है, और मेरे पास मान लीजिएगा कि ये मेरे पास CH3 और ये कार्बन और ये H और ये H। अगर इनमें बोल दिया जाए कि कौन सा 1 डिग्री होगा, कौन सा 2 डिग्री कार्बन होगा और कौन सा 3rd डिग्री कार्बन होगा, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो फिर करेंगे क्या, तो यहाँ पे अपने को देखना क्या है, अपने को देखना वही है कि अगर बीच वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है, अगर वो जितने कार्बन से अटैच होगा वो उसको उतना ही डिग्री बोलेंगे। इस कार्बन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कितने कार्बन है अपने पास 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 3rd डिग्री कार्बन। या फिर अपन इसको तृतीयक, अगर कार्बोकेटाइन दे रखा है तो तृतीयक कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, इसको कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे कितने कार्बन से अटैच है 21 वाले कार्बन से, तो कितना डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री, और अपन इसको द्वितीयक कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। इसके बाद में नीचे चलते हैं, इसको मैंने 1 माना, इसको 2, इसको मैंने 3 माना। 3 वाले में चलते हैं तो यहाँ पे कितने से अटैच होगा, ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसका कितना हो जाएगा
1 डिग्री हो जाएगा और इसको अपन बोलेंगे प्राथमिक, इसको अपन क्या बोलेंगे प्राथमिक कार्बोकेटाइन भी बोल देंगे या फिर अपन इसको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक यहाँ रेनाइन भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम रहेगा। अगर यहाँ पे अगर मैं रेनाइन को हटा के अगर रेनाइन कर रहा हूं तो ये 3rd डिग्री रहेगा, बिल्कुल कोई सा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मुक्त मूलक भी लगा सकते हैं, फ्री रेडिकल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ये रेडिकल भी लगा दिया, तो भी कौन सा डिग्री रेडिकल रहेगा 3rd डिग्री कार्बोकेटाइनी या 3rd डिग्री रेडिकल या मुक्त मूलक ही रहेगा। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ क्या देखना है, कार्बन देखना है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एमाइन, या फिर अपन सार्यता का क्रम निकालेंगे किसके लिए, एमिन्स के लिए है। और एमिन्स की जो सार्यता होती है उसको अपन बहुत इजीली तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी सार्यता निकालने के लिए यहाँ पे अपने पास जो है वो अपन डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट के बेस पे इसकी सार्यता का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। इसलिए ये क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे देखने को अलग अलग आंसर मिलते हैं किसके, एमिन्स के। एमिन्स का जो करेक्ट आंसर होता है वो एक्चुअल में देखा कैसे जाता है, आप इसको एक तरीके से या एक कॉन्सेप्ट के बेस पे नहीं निकाल सकते। तो अपने पास जो एमिन है उन एमिन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर मेरे पास 1 डिग्री एमिन है, ये मेरे पास 2 डिग्री एमिन है, और ये मेरे पास मान लीजिएगा 3rd डिग्री एमिन है। और इस एमिन का जो मुझे बताना है या फिर आपको जो बताना है वो बताना है सार्यता का क्रम, सार्यता का क्या बताना है आपको, क्रम या ऑर्डर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा एमिन्स की जो सार्यता का जो क्रम होता है वो अपन 3 इफेक्ट से या 3 प्रभाव से निकालते हैं। यहाँ पे एमिन की सार्यता का जो होगा 3 प्रभाव या 3 इफेक्ट काम करते हैं। पहला इफेक्ट है अपने पास प्रेरणक प्रभाव, प्रेरणिक या इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो प्रभाव है अपना वो है अपना त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा, या फिर अपन इसको सोलवेंट इफेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको स्टीरिक क्राउडिंग भी बोल सकते हैं। और जो 3rd वाला है अपना वो निकालेंगे अपन किस बेस पे, वो निकालेंगे अपन सोलवेंट बेस पे। क्या निकालेंगे, इसकी बेसिसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन क्रम से पढ़ेंगे कि पहले अपने को पढ़ना क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बेस पर एमिन का सार्यता का क्रम क्या आता है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन त्रिविम बाधा, इसके आधार पर सार्यता का क्रम कैसे क्या आता है, किसका आएगा, वो भी एमिन्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एमिन की बात हो रही है, एमिन की बात हो रही है। और लास्ट जो होगा वो रहेगा अपना सोलवेंट इफेक्ट, इसके आधार पर अपने पास जो क्या आंसर आएगा बेसिसिटी का, वो भी एमिन्स की बात हो रही है। तो पहली बात जो कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की, इसको मिटा दीजिएगा, यहीं पे करने वाला हूं। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मैं किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूं तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो बेसिसिटी ऑर्डर आना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट की, अगर यहाँ पे प्रेरणिक जो प्रभाव होता है उसके आधार पर निकाल रहे हैं तो इसका ऑर्डर आता है अपने पास 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे 1 डिग्री। ये किसका ऑर्डर आता है अपने पास, ये आता है सार्यता का, ये अपने पास सार्यता का ऑर्डर आता है। और ये सार्यता किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है अपने पास एमिन की, किसकी बात हो रही है, ये एमिन की बात हो रही है। अब ये ऑर्डर क्यों आता है इस चीज को देखेगा कि ध्यान दीजिएगा अपने पास यहाँ पे अपने पास जो R समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी R समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है अपने पास R समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी R समूह, यहाँ पे भी R समूह, यहाँ पे भी R समूह। अब इस R समूह का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस इफेक्ट। यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस इफेक्ट, यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस इफेक्ट, और यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस इफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि सार्यता होती क्या है, सार्यता वो होती है जो नाइट्रोजन जो होते हैं वो, या फिर जो नाइट्रोजन में ज्यादा देखने को मिलती है
तो क्या होता है, जिस जो अपने लोन पेयर आसानी से देते हैं उसकी सहायता उतनी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें 2 जुड़े हुए हैं, इसमें 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा, ये एल्किल ग्रुप। अब आप ही बताइएगा कि ये 3 R समूह जुड़े हुए हैं और प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस नाइट्रोजन को कितने समूह इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3 समूह इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किस पर, इस नाइट्रोजन पर। तो आसानी से ये अपने लोन पेयर को क्या करेगा, दूसरे को दे देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये किसी काम में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया है। जबकि अगर यहाँ पे 2 डिग्री एमिनेंस की बात करूं मैं, ये अपने पास 3 डिग्री है और ये अपने पास 1 डिग्री है। तो यहाँ पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 2। तो ये यहाँ पे 2 ग्रुप देने का काम करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। और जो यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक का ही कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो देना तो चाहेगा लेकिन थोड़ा कम देगा। इसी वजह से इसका जो ऑर्डर हो गया वो ऑर्डर हो जाता है अपने पास 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये अपने पास 1 डिग्री। किस बेस पर ये होता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर। किसके बेस पे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे होता है। लेकिन यहाँ से अपने पास दूसरा इफेक्ट आता है और ये इफेक्ट बोलता है जिसे अपन बोलते हैं त्रिविम बाधा या स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं। मतलब भीड़, इसका मतलब है भीड़। त्रिविम बाधा का मतलब है भीड़ की आसानी से अपने लोन पेयर को नहीं देना चाहेगा। ये होती है किसकी, स्टेरिक क्राउडिंग की बात हो रही है। तो स्टेरिक क्राउडिंग जो होगा उसमें ऑर्डर जो होगा अपने पास वो आएगा। दूसरे की बात कर रहा हूं, त्रिविम, अगर त्रिविम बाधा है अपने पास और अगर त्रिविम बाधा के बेस पर अगर अपन इसकी बेसिसिटी निकाले हैं तो इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और अपने पास है यहाँ पे 3 डिग्री। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई कि जब इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे अपन ने निकाला था तब ऑर्डर किया था यहाँ पे ये, और जब यहाँ पे अपन ने त्रिविम बाधा के ऊपर निकाला तब ऑर्डर क्या है अपने पास ये। तो बड़ी दिक्कत हो गई कि अब इसका आंसर कैसे निकाले, और ये आया तो क्यों आया। तो ध्यान से देखिएगा कि ये आया तो क्यों आया। यहाँ पे अपने पास ये NH2, ये R 1 डिग्री एमीन है, यहाँ पे NH, ये R यहाँ पे 2 डिग्री एमीन है, यहाँ पे NH और ये यहाँ पे R आएगा। ये अपने पास कौन सी एमीन हो जाएगी, ये अपने पास 3 डिग्री एमीन हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा अपन किस बेस पे निकाल रहे हैं, त्रिविम बाधा के बेस पर अपन इसकी बेसिसिटी निकाल रहे हैं, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग जो होगी उसके बेस पर अपन इसकी बेसिसिटी निकाल रहे हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ये 2 क्या जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिर्फ 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इससे होगा क्या, इस बात को देखिएगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब बेसिसिटी का मतलब हो गया कि जो जल्दी से अपने लोन पेयर देते हैं उसकी बेसिसिटी या जो सारेता का क्रम होगा वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इधर ध्यान दीजिएगा कि इसमें हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे R जो समूह जुड़े हुए हैं, ये समूह अपने पास बड़े बड़े समूह जुड़े हुए हैं। ये मान के चलेगा कि अगर यहाँ पे R जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी साइज क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे इनके बीच में क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन होने लग जाएगा। क्या हो जाने लग जाएगा, रिपल्सन, या इसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में प्रतिकर्षण बल लगने लग जाएगा। क्या लगने लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लोन पेयर है इन तीनों ग्रुप से क्या होंगे, इन तीनों ग्रुप से इस तरह से गिर जाएंगे कि ये लोन पेयर को देने ही नहीं देगा सामने वाले को, क्योंकि ये लोन पेयर को क्या कर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। कौन सा ग्रुप,
आर ग्रुप, और यहाँ पे आर ग्रुप की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। अगर मैं 2 डिग्री एमिन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कितने ग्रुप है, सिर्फ 2, तो 2 ग्रुप भी क्या करेंगे, इस लोन पेयर को घेरने का काम करेंगे। मतलब देखा तो सही, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है किसकी, 2 डिग्री एमिन की। और अगर मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ 1 डिग्री एमिन की, तो यहाँ पे देखेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो होगा इसकी त्रिविम बाधा या स्टेरिक क्राउडिंग जो होगा वो क्या लगेगा, सबसे कम लगेगा। वो क्या लगेगा अपने पास, सबसे कम लगेगा। इसी वजह से इसका जो ऑर्डर आता है वो आता है अपने पास, बेसिसिटी का ऑर्डर जो होगा वो आता है 1 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 डिग्री, और ये हो जाएगा अपने पास 3 डिग्री। किस बेस पे आया, वो है त्रिविम बाधा, या आप इसको स्टेरिक क्राउडिंग भी बोल सकते हो, है ना, ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट के बेस पर अपने पास अलग अलग आंसर आ गए कि कैसे। यहाँ पे अपने पास त्रिविम बाधा के यहाँ पे जब प्रेरणिक प्रभाव के बेस पे साध्यता का ऑर्डर क्या आया था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और त्रिविम बाधा के बेस पर क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये यहाँ पे 3 डिग्री आया है। इसके बाद में जो अपना तीसरा बचा है वो बचा है सोलवेंट इफेक्ट। इसके बेस पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, यहाँ पे सोलवेंट इफेक्ट की बात हो रही है, सोलवेंट इफेक्ट की बात हो रही है, तो इस बेस पर यहाँ पे आना क्या चाहिए। और सोलवेंट जो होगा वो बेसिकली यहाँ पे अपने पास जल रहेगा। इस जल के आधार पर अपने को क्या बताना है, इसकी बेसिसिटी बतानी है। इस आधार पर अपने को क्या बताना है, इसकी बेसिसिटी बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एमिन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एमिन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये हाइड्रोजन है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, 2 जुड़े हुए हैं, और ये यहाँ मेरे पास 8 जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने सोलवेंट क्या यूज किया है, वाटर, और वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो ये इस तरह से वाटर होगा। और यहाँ पे अपने पास अगर 3 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे अपने पास जो होगा वो 3 हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। ये अपने पास जल है, और इस जल में कौन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसको 3 हाइड्रोजन कर रहा हूँ, इसके लोन पेयर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये इफेक्ट होगा, और ये इफेक्ट होने से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को देखेगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये क्या है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व में, और हाइड्रोजन क्या है, कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा या फिर आकर्षण बल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे चाहेगा कि बॉन्ड बना दिया जाए। और यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब ये नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, और ये इस हाइड्रोजन के साथ, और ये जो ऑक्सीजन होगा किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, इस हाइड्रोजन के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, ये बता क्यों रहा हूं, इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, बाहर निकलती है। ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। और जितनी ऊर्जा कंपाउंड में बाहर निकलती है उसका स्थायित्व उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका इतना स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपने पास एक इसकी बात हो गई 1 डिग्री एमिन की। अगर मैं यहाँ पे 2 डिग्री एमिन की बात करूं तो अपने पास 2 डिग्री एमिन होगी, यहाँ पे R और ये NH और ये R, तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये इसी के साथ क्या कर सकता है, वाटर इंटरेक्शन कर सकता है, इसी के साथ में आकर्षण बल कर सकता है, कौन, हाइड्रोजन। तो इस तरह से इनके बीच में क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे बॉन्डिंग तो होगी लेकिन कम होगी, और कम बॉन्डिंग होने से क्या होगा, इसका जो स्थायित्व होगा वो कम होगा, किससे, 1 डिग्री एमिन से। अगर मैं 3 डिग्री एमिन की बात करूं तो 3 डिग्री एमिन में तो कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तो यहाँ पे सोलवेंट जो इफेक्ट होगा वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे सोलवेंट इफेक्ट जो जल लिया है अपन ने वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस बेस पर जो इसकी बेसिसिटी का रिजल्ट आता है
वो आता है अपने पास कि यहाँ पे जो थर्ड डिग्री होगी जो ज्यादा स्थायी होगी, यहाँ पे देखना ज्यादा स्थायी कौन हो रही है 1 डिग्री, यहाँ पे कौन ज्यादा स्थायी हो रहा है 1 डिग्री। फिर इसके बाद में जो होगा यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर वो 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और यहाँ पे दे रखा है इसने 3 डिग्री। तो कहीं कहीं पे आप लोगों को ये ऑर्डर देखने को मिलेगा 2 डिग्री 1 डिग्री और यहाँ पे 3 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद में 1 डिग्री और ये यहाँ पे अपने पास 2 डिग्री और 1 डिग्री और ये यहाँ पे 3 डिग्री हो जाएगा। दोनों में से ये ऑर्डर मिलता है, कभी कभी ये ऑर्डर भी मिलता है कि बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा एमिन में, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे अपन जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अब ये थोड़ा ये हो गया कॉन्सेप्चुअल हो गया, या फिर देखा जाए तो थोड़ा हार्ड लग रहा है कि इसमें हो क्या रहा है कैसे होगा, तो इससे भी अभी समाधान है इसका भी कि क्या होगा। लेकिन अगर इसकी गैसेस फेज में अगर अपने को पूछना जाए कि गैसेस फेज में इसकी जो एमिन का जो सारे तक का क्रम होगा वो क्या होगा, इस पेज में गैसीय फेज में अगर या अवस्था में जो 1 डिग्री का या यहाँ पे जो एमिन का जो सारेता का क्रम होगा वो होगा अपने पास 3 डिग्री 2 डिग्री और ये हो जाएगा अपने पास 1 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि गैसीय अवस्था में किसके आधार पर रिजल्ट निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर ही क्या निकालेंगे अपन, इस एमिन के बेसिसिटी का ऑर्डर निकालेंगे किसके आधार पर, यहाँ पे जब अपने पास गैसीय अवस्था दे रखी हो कि यहाँ पे अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर एमिन हो तो यहाँ पे सारेता का क्या क्रम होगा। अब यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो गई है कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे क्वेश्चन करें। तो इस दिक्कत से बचने के लिए अपने पास यहाँ पे ऑर्डर बनाया है, यहाँ पे जो मैंने आर बना रखे हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आर बना रखे थे इस तरह से NH2, अगर मेरे पास आर क्या लगा हुआ मिले आप सिर्फ इसको याद रखेगा आपका काम हो जाएगा, या फिर अपना जो काम है ट्यूशन करना अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर R क्या जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है तो रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है यहाँ पे कि इसका सारीय सामर्थ्य क्या होगा, स्ट्रेंथ का मतलब हो गया सामर्थ्य और सामर्थ्य का मतलब हो गया क्षमता की कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे देखेगा कि अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और ये मेरे पास अमोनिया, अगर मेरे पास यहाँ पे R की वैल्यू क्या रखी हुई है C2H5 रखी हुई है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और यहाँ पे अपने पास अमोनिया। अगर Me2 यहाँ पे ये मेथिल है, Me का मतलब क्या है यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री फिर अमोनिया फिर 2 डिग्री फिर अपने पास 3 डिग्री। अगर यहाँ पे Me सिर्फ एक ही है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री और अपने पास 3 डिग्री। तो याद रखेगा कि यहाँ पे बेस पर इस बेस पर अपन किसका सारे सामर्थ्य निकाल लेंगे, वो एमिन्स का सारे सामर्थ्य निकाल लेंगे। इसी वजह से ये जो है एमिन का सारे सामर्थ्य अपन डायरेक्ट नहीं बता सकते, चाहे यहाँ से क्वेश्चन इतने बन सकते हैं कि अपन को क्वेश्चन अगर करना है तो सोचना पड़ेगा किस केस में, सिर्फ और सिर्फ एमिन के केस में कि एमिन की बेसिसिटी का ऑर्डर अपन एक इफेक्ट के थ्रू नहीं निकाल सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखेगा कि आगे वो क्या रहा है, यहाँ पे अपने पास जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन की, अगर आपको एल्किन दे दी जाए, एल्किन्स का मतलब हो गया कि किसमें डबल बंध उपस्थित हो, द्विबंध उपस्थित हो कार्बन कार्बन के मध्य में, तो अपन उसे क्या बोलते हैं एल्किन्स बोलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन का मतलब हो गया कि एल्किन का स्थायित्व, अगर इसका हिंदी में देखा जाए तो एल्किन का स्थायित्व की बात हो रही है कि एल्किन का स्थायित्व कितना होगा, एल्किन का स्थायित्व कितना होगा इसकी बात हो रही है। तो जब भी अपने को एल्किन निकालनी है या एल्किन का स्थायित्व निकालना है
बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन होता है एल्किन से रिलेटेड कि इसका स्थायित्व क्या होगा, और एग्जामिनर का फेवरेट भी होता है। वो एक्चुअली देता है ये कि निम्न में से सबसे ज्यादा एल्किन कौन सी स्थायी होगी। तो अपन को क्रम से चलना है, क्या करना है, क्रम से चलना है कि पहले अपने को एल्किन देखनी है कि अगर उसमें अतिशय युग्मन हो या फिर उसे आप कॉन्जुगेटेड एल्किन भी बोल सकते हो। अगर वो मिले तो वो ज्यादा स्टेबल होती है, स्थायी रखती है, किससे, वो रखती है आइसोलेटेड एल्किन से, किससे, आइसोलेटेड एल्किन से ज्यादा स्थायी रखती है। अब ये दिक्कत हो गई कि ये अतिशय युग्मन और ये आइसोलेटेड एल्किन क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा इधर कि ये क्या होगी। अगर मेरे पास यहाँ पे इस तरह की एल्किन है और मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के एल्किन है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तो जिसमें अनुनाद हो रहा है लगातार क्या मिल रहा हो, लगातार पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, अगर ये कंडीशन मिल रही हो तो वो सबसे ज्यादा स्थायी हो जाती है। तो अपने को कॉन्जुगेटेड एल्किन क्या देखनी है, सबसे ज्यादा स्थायी देखनी है। अब आइसोलेटेड एल्किन का मतलब हो गया कि देखिएगा इसमें एल्किन तो है लेकिन लगातार कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब डबल सिंगल फिर सिंगल आ गया, यहाँ पे डबल आना चाहिए था। तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, लगातार अनुनाद नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, इससे का स्थायी ज्यादा हो जाएगी, इससे, इस आइसोलेटेड एल्किन से। आइसोलेटेड एल्किन का मतलब सीधा सा है कि लगातार रेजोनेंस या अनुनाद नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो अगर यहाँ पे अपने पास अतिशय युग्मन दो एल्किन में हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो तो फिर कैसे निकालेंगे, तो फिर उसमें देखेगा आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या फिर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, ये चीज देखेगा कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या समान में हो जाए, अल्फा हाइड्रोजन की अगर संख्या समान आ जाए तो फिर क्या करेंगे, बड़ी दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे आप असममित एल्किन को क्या मानोगे, ज्यादा स्थायी मानोगे, किसके अपेक्षा, सममित एल्किन के, किससे, सममित एल्किन के। और यहाँ पे दे रखा है इसने कि ट्रांस एल्किन का ज्यादा स्थायी होता है, यहाँ पे किसके अपेक्षा, सिस एल्किन के अपेक्षा। स्थायित्व की बात हो रही है, स्थायित्व की बात हो रही है कि यहाँ पे ट्रांस जो एल्किन है वो ज्यादा स्थायी हो जाएगी, किसकी अपेक्षा, वो सिस एल्किन की अपेक्षा। अब क्यों होगी, इस चीज को देखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास कोई एल्किन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, यहाँ पे CH3 समूह मानो, यहाँ पे CH3 ग्रुप मानो, यहाँ पे भी अपने पास CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी अपने पास CH3 लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपने पास क्या लगा हुआ है, दो मेथिल समूह लगे हुए हैं, और इन मेथिल समूह के पास लगे होने की वजह से होगा क्या, इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल होने लग जाएगा। और इसी प्रतिकर्षण बल को अपन बोलते हैं वांडरवाल प्रतिकर्षण बल भी बोल सकते हैं कि वांडरवाल प्रतिकर्षण बल लगता है, इसका नाम होता है। और यहाँ पे मेथिल और मेथिल समूह दोनों क्या होते हैं, अपोजिट में है, तो इस वाले एल्किन को बोलते हैं अपन सिस एल्किन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हो तो इसे बोलते हैं अपन ट्रांस एल्किन। और यहाँ पे जो स्थायी होगा वो ट्रांस का ज्यादा होगा, किसके अपेक्षा, वो होगा अपने पास सिस की अपेक्षा। क्यों होगा, क्योंकि सिस एल्किन में वांडरवाल जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो ज्यादा लगने की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्सन या प्रतिकर्षण बल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो अस्थायी हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मेथिल समूह दोनों दूर होने की वजह से यहाँ पे प्रतिकर्षण बल काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अपने पास इसका ज्यादा स्थायित्व हो जाएगा। अब अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखिएगा इसने पूछ रखा है 1 है, 2 है अपने पास, ये 3 है, ये अपने पास 4 है, और ये अपने पास 5 है। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि सभी की सभी क्या अपने पास एल्किन है, क्या है, एल्किन है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिल रहा है सभी में। तो अब इसका क्या पूछ रहा है, ये स्थायित्व पूछ रखा है इसने कि क्या इसका स्थायित्व होगा का। तो पहली चीज तो क्या करना है अपने को, इधर देखेगा, पहली चीज क्या करना है, अतिशय युग्मन देखना है, फिर आइसोलेटेड, फिर इसके बाद में नीचे चलना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फिर इसके बाद में नीचे चलना है हाइड्रोजन की संख्या समान हो तो क्या करेंगे, फिर इसके बाद में सममित एल्किन जो होगी वो कम स्थायी होगी किसके अपेक्षा, असममित एल्किन के अपेक्षा। सीक्वेंस में चलना है अपने को। इसके बाद में यहाँ पे देखेगा
कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें पाई सिग्मा और पाई लगातार क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। तो आंख बीच के पहले से लगा दो कि अपना फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा स्थायी हो गया, सही। दूसरे वाले में अनुनाद नहीं देखने को मिल रहा या अतिसंयुग्मन देखने को नहीं मिल रहा, या फिर इसको कॉन्जुगेटेड भी बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड जो होते हैं अतिसंयुग्मन की मतलब हो गया कि कॉन्जुगेटेड एल्किन की बात हो गई। अगर आप देखा जाए कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एल्किन का मतलब अगर दिमाग में ये चीज आई होगी कि अपने पास अगर ये एल्किन है तो इसमें अतिसंयुग्मन होगा या नहीं होगा, ये चीज आई होगी आपके कि अतिसंयुग्मन तो यहाँ पे अपन जो देखते हैं वो सिग्मा बंध में देखते हैं, इस बात आई होगी। लेकिन आप डबल सिंगल डबल अगर मिले तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्किन बोलते हैं। ये अपने पास जो होती है वो कॉन्जुगेटेड एल्किन बोलते हैं। और कॉन्जुगेटेड एल्किन का मतलब सीधा सा है कि उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, सीधी सी बात है, उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो अब देखिएगा इसमें दूसरा पॉइंट क्या अपना कि अल्फा हाइड्रोजन को देखिएगा तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अपने पास हो जाएंगे 0, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अपने पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं। इसमें रेजोनेंस है या कॉन्जुगेटेड बोलते हैं, अतिसंयुग्मन की जगह रेजोनेंस ज्यादा बेटर होगा बोलने के लिए कि रेजोनेंस या कॉन्जुगेटेड एल्किन जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब देखिएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है क्योंकि यहाँ पे अपने पास कोई भी समूह नहीं लगा हुआ है। इस एल्किन को अपन क्या नहीं मानते हैं, इसके काउंट नहीं करने। इससे कितने समूह जुड़े हुए हैं CH3 तो यहाँ पे अपने पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये यहाँ पे अपने पास हो जाएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अपने पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ पे भी कितने समूह लगे हुए हैं 2, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 6, क्योंकि यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी अपने पास CH3 लगा हुआ है। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और ये यहाँ पे CH3, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई, कितनी हो गई 12 हो गई। तो यहाँ पे देखेगा कि अगर मैं दूसरे नंबर पे लाना चाहूं तो कौन सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें होंगे, इसमें होंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे 5 होगा। फिर इससे इसके बाद में कौन स्टेबल होगा, यहाँ पे देखोगा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 आ रही है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या आ रही है 6 आ रही है। लेकिन आपको मैंने बताया है कि ट्रांस एल्किन क्या होगी ज्यादा स्थायी होगी, ट्रांस एल्किन क्या होगी ज्यादा स्थायी होगी। तो यहाँ पे अपने पास 4th आ जाएगा, फिर इसके बाद में 3rd और इसके बाद में क्या आ जाएगा अपना 2nd। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा अपने पास, ये ऑर्डर हो जाएगा अपने पास एल्किन के स्थायित्व के, एल्किन के स्थायित्व का क्या हो जाएगा अपने पास ऑर्डर हो जाएगा। और अपना आंसर यहीं पे क्लियर हो गया कि बनने वाली जो एल्किन होगी या ऐसा दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सी एल्किन जो रखेगी वो ज्यादा स्थायी रखेगी या कम स्थायी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप क्वेश्चनों को कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अभी अपने पास है क्वेश्चन और यहाँ पे देखिएगा 3 मेंबर रिंग बन रखी है, यहाँ पे 4 मेंबर है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और पूछ रखा क्या है इसने स्थायित्व का क्रम कि कौन सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बोला है कि अगर इस क्वेश्चन को देखना है तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, ये 4 कार्बन की श्रृंखला, ये अपने पास 5 कार्बन की श्रृंखला है। सभी में क्या आ रहा है धनात्मक 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 आवेश आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस रिंग में छोटी जो रिंग होती है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि ये 3 मेंबर रिंग है तो मतलब छोटी होगी और ये बड़ी होगी इससे, क्योंकि 4 कार्बन की है और ये यहाँ पे अपने पास 5 कार्बन की रिंग है तो ये क्या हो जाएगी इससे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अपने पास छोटी रिंग होगी, ध्यान दीजिएगा इस बात में, जो छोटी रिंग रखता है उसमें विद्युत ऋणता क्या होती है उसकी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इस वाली रिंग की विद्युत ऋणता की बात करूं मैं तो विद्युत ऋणता का क्रम क्या हो जाएगा अपने पास रिंग में फर्स्ट की ज्यादा, सेकंड की, फिर यहाँ पे थर्ड की। और विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, विद्युत ऋणता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है धनात्मक आवेश, यहाँ पे कौन सा आवेश आ रहा है धनात्मक, और यहाँ पे कौन सा आ रहा है धनात्मक। मतलब क्या है इसका मतलब है
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो ये रिंग क्या करेगी, इसको खींचने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। और इससे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी, इसकी। फिर इससे ज्यादा विद्युत ऋणता इसकी होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जो इफेक्ट विद्युत ऋणता का लग रहा है इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। इसका कितना काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस इफेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव या धनात्मक आवेश का स्थायित्व तो कभी भी नहीं बढ़ाता है। तो इसका स्थायित्व जो होगा वो किसका होगा, थर्ड वाले का सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा, फिर 2 वाले का, फिर यहाँ पे 1 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी रिंग होने की वजह से इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे अपने पास ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, स्थायित्व का ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे भी अपने को स्थायित्व का ऑर्डर बताना है कि यहाँ पे अपने पास जो बनने वाली एल्कीन होगी उसका स्थायित्व क्या होगा। तो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे sp है संकरण, डायरेक्ट आप संकरण निकले, sp2 संकरण है, यहाँ पे sp3 संकरण है। तो इसमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे इस लक्षण। और इसमें 33% होते हैं और इसमें 25% होते हैं। और ये क्या होते हैं, विद्युत ऋणता के समानुपाती होते हैं। तो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होगी, जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो इस धन आयन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इस धन आयन के पास तो पहले से क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्या ज्यादा अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि ये खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को। तो इसका स्थायित्व किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का स्थायित्व ज्यादा होगा, फिर सेकंड वाले का, सॉरी यहाँ पे अपने पास जो स्थायित्व होगा वो थर्ड वाले का ज्यादा होगा, फिर इससे कम सेकंड वाले का, फिर इससे कम हो जाएगा अपने पास फर्स्ट वाले का। क्योंकि अपन ने परसेंटेज एस कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट के बेस पर इस ट्यूशन को अपन ने सोल्व किया है। इसके बाद में यहाँ पे देखेगा, इसमें ऋणायन लगा लो, इसमें आप लोग ऋणायन लगा लीजिएगा, बता भी दिया था मैंने, फिर भी लगा लो। यहाँ पे ऋणायन है, ये यहाँ पे ऋणायन है। तो अब देखेगा इसकी विद्युत ऋणता क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कितने, 50% है। और विद्युत ऋणता किसके समानुपाती होती है, परसेंटेज एस लक्षण के। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी जो का ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आ जाएगा अपने पास फर्स्ट, और यहाँ पे 2, और ये अपने पास थर्ड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसका देखो अपोजिट रिलेशन है। जो इसमें थर्ड ज्यादा स्टेबल था वो यहाँ पे अपोजिट रिलेशन होगा किसमें, धन आयन में, और यहाँ पे ऋण आयन में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर कि वो क्या रहा है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि अपने पास 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसने बोल रखा है एल्कोहल विच आर मोर एसिडिक, मतलब क्या है कि कौन सा एल्कोहल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये बोल रखा है इसने। ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य रखता है, ये बोल रखा है इसने। तो ध्यान दीजिएगा, अम्लीय सामर्थ्य निकालने के लिए क्या करना है, ऋणायन बनाना है। यहाँ पे अपने पास ऋणायन बनाना है, यहाँ पे भी अपने को क्या बनाना है, ऋणायन बनाना है। और अब इस बनने वाले ऋणायन का क्या देखना है, स्थायित्व देखना है। जो ज्यादा ऋणायन स्थायी होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा इधर कि यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इसका प्लस इफेक्ट लग रहा है इस पे, और इस पे भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस इफेक्ट लग रहा है, और इसका भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस इफेक्ट। यहाँ पे 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो क्या लगेगा, इसका भी प्लस इफेक्ट, इसका भी प्लस इफेक्ट, इसका भी प्लस इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, इस ऋणायन को खींचेगा नहीं, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो वहां पे ऋणायन का स्थायित्व नहीं होगा, बल्कि उस पर चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। और चार्ज ज्यादा बढ़ने की वजह से होगा ये कि वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। वो क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा अपने पास, ये फर्स्ट है अपने पास, ये सेकंड, ये यहाँ पे थर्ड। तो एसिडिक या अम्लीय सामर्थ्य का जो क्रम होगा वो हो जाएगा अपने पास फर्स्ट का ज्यादा, सेकंड का फिर उससे कम, थर्ड सबसे कम अम्लीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इस पर इफेक्ट लग रहा है अपना प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इस पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। जबकि यहाँ पे अपने पास सिर्फ 2 मेथिल का लग रहा है, और सिर्फ यहाँ पे एक CH2 का कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, वो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट। क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। इसके बाद में आगे देखेगा
चलो ये आज के लिए खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आज के लिए ये जो बताया है इस बात का ध्यान रखिएगा कि एमीन जो समूह है उसकी सारिता किस तरह से निकाल सकते हैं अपन, और एल्किन का स्तर तो कैसे बता सकते हैं अपन, पूरा का पूरा सीक्वेंस में याद रखिएगा। अपना क्वेश्चन जो होगा वो गलत नहीं होगा। और लाइक कमेंट्स और शेयर कर दिया करो, और अगर वीडियो में कहीं पे गलती हो जाती है तो आप उसे कमेंट्स में बता दिया करो, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि अपने को यहाँ पे गलती हो चुकी है, उसको सुधारने का अवसर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।